अच्छा, ये लेक्चर नंबर हम जो जा रहे हैं वो 13 है और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अगर कोई आपसे कहे कि ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी किसने पेश की, तो ये मैक्स प्लांक ने पेश की 1900 के अंदर। और फिर इस थ्योरी में क्या चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, इस थ्योरी के अंदर बेसिकली एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी ये रेडिएशन के बारे में है। ये थ्योरी जो है वो हमें एक्सप्लेन करती है। इसी तरीके से इस थ्योरी के अंदर असल में मेन 3 चीज़ों को फोकस किया गया है। एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ और एनर्जी का वेव नंबर के साथ क्या रिलेशन है, इस चीज़ को डिस्कस किया गया। तो हम इस थ्योरी को शुरू करते हैं। तो हमारे पास अगर मैं इसमें पॉइंट याद रखूं तो दिस थ्योरी वाज proposed by Max Planck in 1900 to explain emission and absorption of radiation. Emission and absorption of radiation. हमें पता है कि इस थ्योरी को मैक्स प्लांक ने पेश किया 1900 में और बेसिकली रेडिएशन कैसे एमिट होती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं, इसको एक्सप्लेन इस थ्योरी के अंदर किया गया। इसके कुछ पास्चुलेट्स हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पास्चुलेट्स, नुकात इसके क्या हैं जी। सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने बताया कि जो बेसिकली रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब होती हैं वो कंटिन्यूसली नहीं होती बल्कि डिसकंटिन्यूसली होती हैं। एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें हमें याद रखना है कि एनर्जी एमिटेड और absorbed is discontinuous। जो एनर्जी एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी चीज़ से, वो डिसकंटिन्यूसली होगी। सेकंड, एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब जो होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। आपको पता है कि इन वेव पैकेट्स को क्वांटाज भी कहा जाता है। दीज वेव पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट दीज वेव पैकेट्स आर आल्सो कॉल्ड फोटॉन। तो दूसरा पास्चुलेट ये है कि जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है वो वेव पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिनको हम क्वांटा कहते हैं। इन केस ऑफ लाइट इन वेव पैकेट्स को हम फोटॉन भी बोलते हैं। तीसरा पास्चुलेट, जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, जो रेडिएशन की एनर्जी है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हम यहाँ फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, जबकि फिजिक्स में एफ से लिखा जाता है। अब अगर हम इसमें देखें तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, साथ कांस्टेंट आएगा, इसको प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, और साथ न्यू आ जाएगा। इसे को ये नंबर 1 कह देता हूँ। वेयर एच जो है, स्मॉल एच क्या चीज़ है, इसको कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट। और इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये इसकी वैल्यू है। तो हमें पता चला कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं आपसे कहूँ फ्रीक्वेंसी होती क्या है, तो आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी भी पॉइंट में से 1 सेकंड में जितनी वेव्स गुजर जाती हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें रिलेशन बताता है कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोस्टुलेट नंबर 4 वेवलेंथ के बारे में, ये थ्योरी हमें बताती है कि जो बेसिकली एनर्जी है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्योंकि हमें पता है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। इसमें जो सी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और इसकी वैल्यू 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है जी। ये इसकी वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ लाइट की। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 के अंदर इस वैल्यू को पुट करें तो ये फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह हो जाएगा C ओवर लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो रेडिएशन की एनर्जी है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं आपसे कहूँ, आप वेवलेंथ की डेफिनेशन भी बुक में लिखी है, वो क्या है? तो हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो एडजेसेंट क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, और वेवलेंथ एनर्जी ऑफ रेडिएशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। पोस्टुलेट नंबर 5 पे आते हैं और ये वेव नंबर के बारे में। एनर्जी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेव नंबर के। एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के। वेव नंबर को न्यू बार से डिनोट किया जाता है। अब ये रिलेशन कहाँ से ला सकते हैं? अगर हमें पता है कि जो वेव नंबर होता है वो 1 ओवर लैम्डा की इक्वल होता है, वेव नंबर 1 ओवर लैम्डा की इक्वल होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी C ओवर लैम्डा की इक्वल होती है। अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करें तो हमारे पास E इज इक्वल टू एच सी इंटू 1 ओवर लैम्डा, भी तो मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को। E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा को ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, 1 ओवर लैम्डा उसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप? वेव नंबर। तो E इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एच सी इंटू क्या हो जाएगा? वेव नंबर। तो यहाँ से पता चला कि एनर्जी जो है वो वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमें इतना पता है कि H प्लांक्स कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 × 10⁻34 जूल सेकंड है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो ये हमारे पास टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने पढ़ा कि एनर्जी जो अमिट या एब्जॉर्ब होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में से, वो कंटिन्यूसली नहीं होती बल्कि डिसकंटिन्यूसली होती है। जो एनर्जी अमिट या एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स होती है, जिनको हम फोटॉन भी बोलते हैं, क्वांटास भी बोलते हैं। जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरीके से जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरीके से हमारे पास जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, वो वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और वेव नंबर होता क्या है? जैसे वेवलेंथ के फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, वेवलेंथ की डेफिनेशन देखी, तो वेव नंबर की डेफिनेशन क्या है? वेव नंबर की डेफिनेशन ये है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। आपको पता है कि जो हमारे पास लेंथ की यूनिट है वो मीटर है, तो अगर 1 मीटर के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी वो उसका वेव नंबर कहलाएंगे। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। जबकि फ्रीक्वेंसी में क्या था? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट एक डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं, उस डेरिवेशन को हम कवर करते हैं। डेरिवेशन हमारे पास है, इसको हम, हमारी बुक में ये भी लिखा गया है, डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटॉन। डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटॉन, ये भी लिख सकते हैं।
इसको हमारी बुक में कैसे लिखा गया है, ये एक फार्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में हमें काम आएगा। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ फोटॉन। ये हमारे पास है जी। हमें अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल हम पढ़ के आए हैं कि जो हमारे पास डेल्टा ई है वो इक्वल होता है E2 माइनस E1 के। ये हमने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, उसके पास्टुलेट में एक पास्टुलेट पढ़ा था कि जो एनर्जी में चेंज कैसे आता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी अमिट करता है, E2 में से E1 माइनस कर देंगे, चेंज इन एनर्जी आ जाएगी। अब हमें एक वहाँ पे एक फार्मूला भी पढ़ा था एनर्जी का, और वो एनर्जी का फार्मूला था En इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्केयर ई की पावर 4 और 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर एन स्केयर एच स्केयर। ये हमारे पास एनर्जी की डेरिवेशन में हम इसको ड्राइव करके भी आ चुके हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको लोअर ऑर्बिट के लिए, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी के लिए लिखें, तो आप इस लोअर के लिए ई के एन की जगह 1 हो जाएगा, ई के साथ एन की जगह 1 हो जाएगा और इधर एन 1 का स्केयर हो जाएगा। हायर के लिए लिखें तो आप ई के साथ 2 लिख दोगे और एन 2 का स्केयर लिख दोगे। जैसे मैं कहता हूँ एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट के लिए क्या होगा, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट का मतलब हरगिज़ नहीं है कि फर्स्ट ही है, लोअर ऑर्बिट कोई भी हो सकता है। जैसे 2 ऑर्बिट दे दिए जाएं 1 और 2, तो 1 लो है, सेकंड हाई है। अगर मुझे 3 और 4 दे दिया जाए तो 3 जो है लोअर ऑर्बिट है और जो 4 है वो हायर ऑर्बिट है। तो एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट के लिए मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा E1 इज इक्वल टू माइनस, और इसके साथ आ जाएगा m जेड स्केयर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर n1 स्केयर और h स्केयर, ये बन जाएगा। और एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट के लिए एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब शेल, उसके लिए क्या बन जाएगा, यही फार्मूले में आपने यहाँ En की जगह E2 हो जाएगा। 2 का लेबल हायर ऑर्बिट के लिए, 1 का लेबल लोअर ऑर्बिट के लिए। अब हमारे पास आ जाएगा जिसमें m जेड स्केयर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर n2 स्केयर और h स्केयर हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 in equation 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 इन इक्वेशन 1, तो इसमें अगर पुट करें तो ये मेरे पास कुछ इसके फार्मूला ये बन जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 की जगह वैल्यू पुट करता हूँ, और E2 की जगह अगर वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास आएगा माइनस m जेड स्केयर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर n2 स्केयर h स्केयर, माइनस फार्मूले में आ रहा है ये फार्मूले में। और E2 माइनस E1 के साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इस वक्त मेरे पास आ जाएगा m जेड स्केयर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर n1 स्केयर इंटू h स्केयर। अब आपको बताया कि ये आपने E2 की वैल्यू पुट की, ये E1 की वैल्यू आपने पुट की। अगर हम इसको रीअरेंज कर लें और इसमें से कॉमन ले लें तो ये माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, प्लस वाले को जो है वो पहले लिख देते हैं। तो ये मेरे पास डेल्टा E इज इक्वल टू, कॉमन क्या चीज़ आ रही है, m सब में आ रहा है, z स्केयर भी है, e की पावर 4 8 भी है, एप्सिलॉन नॉट स्केयर है, h स्केयर है। अब n जो है हम क्योंकि इसको पॉजिटिव वाले को पहले लिख रहे हैं, माइनस वाले को बाद में लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1/n1 स्केयर माइनस ये हो जाएगा 1/n2 स्केयर। यहाँ पे हम पहुँच गए। अब हमारे पास फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1 है, फॉर हाइड्रोजन z इक्वल टू 1 है। इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू भी हम पीछे पढ़ के आए हैं,
और हमें पता है कि इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू एनर्जी जो है वो जूल में हमारे पास क्या आती है। तो इस पूरे कांस्टेंट को अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, एम जेड की जगह तो आपको पता है 1 का स्क्वायर हो गया, ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर, इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें तो 2.178 इंटू 10⁻⁻18 जूल आती है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये डेल्टा ई इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2.178 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो जाएगा। इस फार्मूले का हमें फ़ायदा क्या है, अगर हमें, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, अगर हम देखें एग्जाम्पल नंबर 2.7 है या एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है, तो उसमें बेसिकली 2 ऑर्बिट दे देता है। जैसे 2 ऑर्बिट, एक n3 दे दिया, एक n5 दे दिया, तो n3 का मतलब लोअर ऑर्बिट, कम वाली वैल्यू को लोअर वाले जगह पे पुट करेंगे और जो ज़्यादा वाली n की वैल्यू होगी वो हायर जगह पुट करेंगे। एनर्जी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल में एनर्जी की डेरिवेशन तो हमारे पास आ गई कि एनर्जी की कैलकुलेशन। अब हम आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ कि फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है इससे पहले। फ्रीक्वेंसी के लिए डेरिवेशन में हम चेंज क्या करते हैं कि हमने पता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ये हमने पढ़ा है। एच न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ। डेल्टा ई अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू या ये भी वैल्यू लेके चल सकते हैं। अब अगर यही वैल्यू लेके चलते हैं तो मेरे पास ये बन जाएगा एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हमारे पास है। इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने निकालनी है, फ्रीक्वेंसी इधर ही रहने देते हैं, बाकी उधर ले जाते हैं। तो एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और h का क्यूब हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ जाएगा। ये जो एनर्जी है वो आपने जूल में निकाल ली, इस एनर्जी को तो आपने जूल में निकाल लिया। ये फ्रीक्वेंसी किस में निकलेगी, इसको हर्ट्ज़ में लिख सकते हैं या साइकिल पर सेकंड, हर्ट्ज़ या साइकिल पर सेकंड। अब हम आ रहे हैं आखिरी इसमें वेव नंबर की तरफ कि वेव नंबर कैसे ड्राइव होगा। तो हम इसी को आगे लेके चलते हैं। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का, थोड़ा सा जिक्र किस लिए पहले पढ़ाई है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में एक चीज़ आपने पढ़ी थी और अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। ये आखिरी मैंने कहा था कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, यहाँ वहाँ पे आपने पढ़ा है। अब इसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है, ये वाली वैल्यू आपके पास मौजूद है, जो आपके पास बेसिकली तो जो डेल्टा ई की वैल्यू अभी हमने लिखी थी, तो डेल्टा ई की वैल्यू ऐसे ही लिख देते हैं, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर, और ये आपके पास ये इनटू आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले आपने इसके अंदर से ये फार्मूला आपने थोड़ी देर पहले इसमें पढ़ा है। तो इस वक्त हमारे पास ये आ जाएगा एच सी न्यू बार। अब हम इसको अगर इधर ही रखते हैं न्यू बार को, तो न्यू बार वेव नंबर को डिनोट करता है, वो इक्वल हो जाएगा, ये पूरा नंबर उधर डिवाइड कर देंगे तो इस जगह पे आ जाएगा एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, सी भी साथ आ जाएगा क्योंकि ये इधर डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरीके से वहाँ पे एच क्यूब हो जाएगा इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होती है। फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा एक कांस्टेंट है, इसको रेड बर्ज कांस्टेंट कहते हैं। इसमें m की वैल्यू e की 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c h क्यूब है,
इस पूरे कांस्टेंट को आर कहते हैं और इसकी वैल्यू आती है 1.09678 इंटू 10⁻⁷ ये आती है। अब इसको वेव नंबर इज इक्वल टू पूरा, तो ये हमारे पास वेव नंबर 1.09678 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² आ जाएगा। और इस तरीके से इस फार्मूले से आप वेव नंबर निकाल सकते हैं और वेव नंबर की यूनिट होती है पर मीटर। तो ये आंसर आपके पास, जब इसका आंसर निकालेंगे पर मीटर में आंसर आपके पास निकलेगा। आर को एक नाम दिया जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट, इसलिए आमतौर पर आपने देखा होगा किताब में ये फार्मूला जब लिखा होता है तो वेव नंबर इधर कैपिटल आर लिखा होता है 1/n1² माइनस 1/n2² होता है। तो ये हमारे पास डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटोन बच्चों कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद है कि आपको दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पहले पढ़ाई और फिर डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटोन पढ़ाई। इसमें 3 फार्मूले आपने याद करने। एक फार्मूला आपका एनर्जी का है जो बॉक्स में बंद है, एक फार्मूला इससे पहले मैंने बॉक्स में इससे पहले भी लिखा था फ्रीक्वेंसी वाला, और एक हमारे पास है ये वेव नंबर वाला। तो ये फार्मूले अगर आपको तैयार हैं तो आप अच्छे तरीके से इसके न्यूमेरिकल जो है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इजी हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।